नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। राजधानी दिल्ली में वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स का हुआ उद्घाटन। श्रमिकों के घर पर जाकर लगाया जाएगा कोरोना रोधी टीका। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट। वीआईपी इलाकों की बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकियों के निशाने पर इजरायली दूतावास। नहीं बदली जाएगी नीट यूजी परीक्षा की तारीख। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 12 सितंबर को ही होगी परीक्षा। कोविड से अपनों को खोने वालों को इस हफ्ते से मिलनी शुरू हो जाएगी आर्थिक मदद। दिल्ली सरकार ने जारी किया फंड। गाजियाबाद पुलिस की कामयाबी। कार चोरी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश। 2 को किया गया गिरफ्तार। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स योजना शुरू की है। इसके तहत एक वाहन लॉन्च किया गया है जिसमें कोरोना टीकाकरण की सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह वाहन श्रमिकों के घर पर जाकर उनको कोरोना का टीका लगाएगा। एक दिन में 150 श्रमिकों को टीका लगाने की क्षमता अभी रखी गई है। पूरी रिपोर्ट देखें। कोरोना की दूसरी लहर झेलने के बाद दिल्ली सरकार तीसरी लहर को लेकर अलर्ट है। संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार ने वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स योजना का उद्घाटन किया है। इसके अंतर्गत वैक्सीन वाहन सभी सुविधाओं से लैस होकर श्रमिकों के घर घर पहुंचेंगे और उन्हें कोरोना वैक्सीन लगाएंगे। शुरुआती दौर में इसमें हर दिन 150 लोगों को बिना अपॉइंटमेंट वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर इसका रिजल्ट अच्छा होगा तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा। वैक्सीन ऑन व्हील्स की खासियत ये है कि यहाँ आने वाले शख्स का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा और फिर उसे वैक्सीन लगाई जाएगी। बस के अंदर एक शानदार वेटिंग एरिया और ऑब्जर्वेशन एरिया बनाया गया है जहाँ हर समय डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहती है जो किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। इस योजना का उद्घाटन करते हुए दिल्ली के विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि केजरीवाल सरकार का लक्ष्य है कि कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति को भी वैक्सीन की पूरी खुराक मिलनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के सुरक्षित हुए बिना कोरोना को हराना मुश्किल है। चड्ढा ने कहा कि सभी श्रमिकों को वैक्सीन लगाने की योजना इसी सोच का हिस्सा है। दरअसल सरकार के ध्यान में ये बात आई है कि स्मार्टफोन न होने के कारण अनेक लोग वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं। कई श्रमिक काम से छुट्टी न मिलने के कारण भी वैक्सीन लेने नहीं पहुंच पा रहे थे। इसीलिए बिना रजिस्ट्रेशन के उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए तरीका तैयार किया गया। आप नेता ने कहा कि दिल्ली के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाना सरकार की प्राथमिकता में है और हम जल्द से जल्द पूरी दिल्ली को वैक्सीन देने में सफल रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। खुफिया एजेंसियों की तरफ से राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। ऐसी रिपोर्ट मिलने के बाद दिल्ली के वीआईपी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। विशेष रूप से इजरायली दूतावास के आसपास विशेष कड़ी सुरक्षा की गई है। पूरी रिपोर्ट देखें। देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट कर दिया है। दिल्ली पुलिस के अलावा सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने पुलिस को अलर्ट किया है कि आतंकी इजरायल दूतावास पर हमला कर सकते हैं। इजरायल दूतावास और इससे जुड़े संगठनों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पूरे नई दिल्ली इलाके में पिकेट लगाकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दूतावास और इसके आसपास के क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 6 सितंबर को इजरायली नागरिक नववर्ष मनाते हैं और इस मौके पर दूतावास में लोगों की भारी भीड़ जुटती है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि आतंकी दूतावास में घुसकर इजरायली नागरिकों और यहूदियों को निशाना बनाने की फिराक में है। सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद तुरंत पुलिस ने इजरायली दूतावास, वाणिज्य दूतावास और उनके कर्मचारियों के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है। नई दिल्ली आने जाने वाले सभी रास्तों पर पिकेट लगाकर वाहनों की तलाशी की जा रही है।
पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों को भी जगह जगह तैनात किया गया है और तलाशी का अभियान जारी है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। नीट यूजी की परीक्षा 12 सितंबर को ही होगी। तारीख बदलने के लिए छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। अब यह परीक्षा 12 सितंबर को ही होगी। पूरी रिपोर्ट देखें। नीट यूजी परीक्षा की तारीख को बदलने की मांग कर रहे छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद साफ हो गया है कि नीट परीक्षा अब 12 सितंबर को ही होगी। बता दें कि सीबीएसई एग्जाम में कंपार्टमेंट लाने वाले और जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ था, उन छात्रों की मांग थी कि नीट परीक्षा की तारीख में बदलाव किया जाए। दरअसल नीट परीक्षा वाले दिन ही सीबीएसई के इनमें से कुछ पेपर्स हैं, मतलब दोनों की तारीख क्लैश हो रही है। इस मामले में जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने कहा है कि हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। हम अनिश्चितता की स्थिति नहीं चाहते, परीक्षा होने दीजिए। वहीं इससे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 सितंबर को बेंच को स्पष्ट किया था कि नीट परीक्षा में वे छात्र भी शामिल हो सकेंगे जिनका परीक्षा रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। इस मामले में NTA ने कहा था कि परीक्षा परिणाम की जरूरत काउंसलिंग के वक्त पड़ेगी, उससे पहले नहीं। आपको बता दें कि पहले नीट की परीक्षा का आयोजन अप्रैल महीने में किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था। 12 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर बताया था कि नीट परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर को किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा था कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। नीट यूजी परीक्षा पहली बार 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। पंजाबी और मलयाली को परीक्षा के माध्यम के रूप में जोड़ा गया है। वहीं पश्चिम एशिया में भारतीय छात्रों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का कुवैत में एक नया परीक्षा केंद्र खोला गया है। नीट की परीक्षा अब हिंदी, पंजाबी, असमी, बंगाली, ओडिया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, उर्दू और अंग्रेजी में परीक्षा आयोजित की जाएगी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना के कारण जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को इस हफ्ते से आर्थिक मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। दिल्ली सरकार की तरफ से इसके लिए फंड जारी कर दिया गया है। पूरी रिपोर्ट देखें। कोरोना से अपनों को खोने वाले परिवारों को इस हफ्ते से आर्थिक मदद की राशि मिलनी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने फंड जारी कर दिया है। इस हफ्ते करीब 6100 लोगों ने आर्थिक मदद की एक मुश्त राशि के लिए आवेदन किया था, जिन्हें इस हफ्ते एक मुश्त आर्थिक मदद 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बता दें, इस मदद के लिए कई हजार लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 4000 लोगों को अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। दरअसल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आर्थिक मदद देने के लिए 15.5 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है, जो जांच के बाद धीरे धीरे कोरोना से अपनों को खोने वाले परिवारों को दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में 25,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मध्य अगस्त तक सरकार के पास जो आंकड़े आए हैं, उसमें 6200 ऐसे बच्चे हैं जो सिंगल पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। वहीं 292 से ज्यादा बच्चे अनाथ हुए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि पैसे जिला स्तर पर बांटने के लिए सभी जिला अधिकारियों को कम से कम 1.5 करोड़ का फंड बीते बृहस्पतिवार से जारी किया जा रहा है। इस सप्ताह से आर्थिक मदद के लिए आए आवेदन जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें पैसे देने का काम शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। अंत में बात करते हैं गाजियाबाद पुलिस की। गाजियाबाद पुलिस की टीम ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है जो विभिन्न शहरों में कार चुराने का काम करते थे। इस गैंग ने करीब 500 कारें चुराई हैं। इसमें 2 गिरफ्तार किए गए हैं। पूरी रिपोर्ट देखें।
दिल्ली एनसीआर से 500 से ज्यादा कारें चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा करते हुए गाजियाबाद की मसूरी पुलिस व एसओजी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर 10 कार, 30 गाड़ियों के सीएम, 3 कटे इंजन बरामद किए गए हैं। एसएसपी पवन कुमार ने बताया कि गैंग उसी मॉडल की कार चुराता था जिसकी कबाड़ियों के जरिए डिमांड की जाती थी। इसके बाद एक्सीडेंटल व पुरानी गाड़ियों के दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए चोरी की गई गाड़ियों के नंबर बदलकर उन्हें 4 से 5 लाख रुपए में बेच दिया जाता था। सरगना समेत 7 आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। गैंग पकड़ने वाली टीम को एसएसपी ने 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। ये लोग जो गाड़ियां हैं उनको मॉडल और मेक के हिसाब से चोरी करते हैं। जो गाड़ियां कंडम हो चुकी है या एक्सीडेंट हो चुका है उनके डॉक्यूमेंट अरेंज करके और उसी मॉडल की दूसरी गाड़ी को चोरी करके और उसके चेसिस नंबर, इंजन नंबर को चेंज करके और नकली गाड़ी को असली गाड़ी की तरह प्रोजेक्ट करके और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आगे ये मार्केट में सेल करने का काम करते हैं। कहाँ सेल करते थे सर? क्या आरटीओ विभाग में वहाँ का शामिल था? नहीं, अभी इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है क्योंकि जो बेचने का डील करने के अभियुक्त हैं वो फरार हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल थे, जो सेल लेटर मिलता है, किसी आदमी की गाड़ी कंडम हो गई, उसने कबाड़ में उसको बेच दी, वो उसका सेल लेटर दे देता है कबाड़ी को कि ये हमारी गाड़ी है, इसका डिस्पोज करने की जिम्मेदारी इनकी है। वहाँ से ये अरेंज करके और उन डॉक्यूमेंट के आधार पे नए ग्राहक ढूंढ के उनको गाड़ी बेचते थे। ग्राहकों में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनको ये जानकारी है कि ये गाड़ी चोरी की है या नहीं है, ये जो मेन अभियुक्त है उनके पता लगने के बाद पता चल जाएगा। कुल 10 गाड़ियां इनसे बरामद हुई है प्लस 30 ECM इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनके मॉड्यूल हैं जिनसे ये गाड़ी ऑपरेट होती थी, वो बरामद हुए हैं, जिससे ये पता चला है कि इनका नेटवर्क काफ़ी बड़ा है और बहुत गाड़ियां इन्होंने चोरी की है। प्रथम दृष्टा पूछताछ में 100 से ऊपर गाड़ियां चोरी करना इनके द्वारा बताया गया है। और इंदिरापुरम में इनका मेन एक जगह है जहां पे इनका गोडाउन है, जहां पे इनका वर्कशॉप चलता है, उस वर्कशॉप की आड़ में ये काम करते थे। सर ECM गाड़ी का सब मेन पार्ट होता है, जैसे इनके पास बहुत संख्या में ECM बरामद हुए हैं, तो ये ECM बेचने के लिए नहीं, ये ECM है। इस ECM को यूज करके ये गाड़ी के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे फेक गाड़ी, जो एक्सीडेंटल या कंडम गाड़ी है, उसको तैयार करके और ग्राहक ढूंढ के उसको बेचते थे। एसएसपी ने बताया कि वाहन चोर गैंग में मेरठ और दिल्ली के कबाड़ी शामिल हैं। कबाड़ी पुरानी व एक्सीडेंटल गाड़ियों को खरीदकर अपने नाम करा लेते थे। इसके बाद उन गाड़ियों को काटकर पार्ट्स बेचते थे। साथ ही काटी गई गाड़ियों के मॉडल की गाड़ी चुराकर उसके इंजन व चेसिस नंबर बदलकर बेच देते थे। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।